चलिए साहब, क्लास नोट्स निकाल लें। कल हमने क्या क्या कर लिया था? सर्कुलर कॉइल कर लिया था। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर तो नहीं किया था ना? चलो, तो अपन एम निकाल रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल लिख लीजिए। अब देखिए, दो स्क्वायर कॉइल हैं, बाहर वाले में करंट फ्लो हो रही है। तो प्रश्न करने से पहले आपको 3 स्टेप पता होने चाहिए, तब मजा है। पहला स्टेप क्या है? करंट फ्लो करने से बाहर वाला लूप क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर वो स्टेप याद है तो आप कर सकते हो। जैसे स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कौन पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड? प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब बताइए, फ्लक्स जोड़ेगा किससे? सेकेंडरी से। फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। बताइए, फ्लक्स सेकेंडरी का, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के, एरिया सेकेंडरी का, पर फील्ड प्राइमरी का। और तीसरा, फाई बराबर क्या लगा दीजिए? एम आई। भाई ये 3 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप अगले आधे घंटे तक हमें करने अलग अलग सवाल में, पर सब में तरीका यही होगा। फील्ड निकाल लो, फ्लक्स निकाल लो, एम निकाल लो। फील्ड निकाल लो, फ्लक्स निकाल लो, एम निकाल लो। अब फील्ड कैसे निकालें? बाहर कौन है? स्क्वायर। तो अब आपको पुराना बायो-सवर्ट लॉ का वो बड़ा चौड़ा फॉर्मूला याद आना चाहिए। एन म्यू नॉट आई बाय पाई ए टेन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। ये बायो-सवर्ट लॉ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पड़ा है, याद करिए। सर्कुलर कॉइल का तो क्या है, आपको याद था। सोलेनोइड का आपको याद है, पर भैया स्क्वायर कॉइल का याद नहीं है। तो स्क्वायर कॉइल का ये सूत्र याद होगा तब काम चलेगा। ये अपन ने क्वेश्चन किया था एक पॉलीगन का, याद करिए। अब एन क्या बताता है? एन नंबर ऑफ साइड्स। तो बताइए एन कितना रखेंगे? 4। ए क्या बताता है? पॉलीगन की लंबाई साइड की कितनी है? एल। रख दीजिए। अब ये याद होगा तभी ये सवाल बन पाएगा, नहीं तो बात फंस जाएगी।
कितना आ रहा है बताइए? 4 म्यू नॉट आई बाय पाई एल, टेन 45, 1 साइन 45, 1/√2। तो B1 आएगा 2√2 म्यू नॉट I1 बटे पाई एल। आप इसको समझिए, लगातार बैक टू बैक आ रहा है। 2023 में जेई मेन में आया है, 24 में आया है, नीट में आया हुआ है, सॉल्ड एग्जाम्पल है, कुछ भी बना सकता है वो। अभी हम करेंगे सोलिनॉइड के अंदर सोलिनॉइड, फिर एक स्क्वायर के अंदर सर्कुलर कॉइल, कल मैंने कराया था 2 सर्कुलर कॉइल, कुछ भी आ सकता है। पर अगर आपको तरीका पता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो आइए इस तरीके को बॉक्स में डालिए और 5 मिनट इसको ही समझिए, क्योंकि सवाल कितने भी बन सकते हैं, आप सारे आंसर नहीं रट सकते। आप इस बात को देखिए, सुबह का टाइम है, 5 मिनट पढ़ेंगे, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। एक्टिव बनिए थोड़ा सा। सबसे पहला, करंट के फ्लो करने से क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें करंट फ्लो कराते हैं वो कहलाती है प्राइमरी कॉइल। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल। स्टेप नंबर 1। अभी 3 सवाल चलेंगे आधे घंटे बैक टू बैक। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। स्टेप नंबर 2, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ये किससे जुड़ेगी? सेकेंडरी से। वाक्य बोलिए, वाक्य में दम है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है प्राइमरी, पर फ्लक्स किससे जुड़ रहा है? सेकेंडरी से। घर में, रोजमर्रा के जीवन में कमाने वाले हैं पिताजी, खर्च हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, पर फ्लक्स किससे जुड़ रहा है? सेकेंडरी से। देख, फ्लक्स तेरे, कपड़े तेरे, जूते तेरे, मजे तेरे, पर पिताजी का पैसा, ये देख, पैसा पिताजी का। B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी? प्राइमरी की, प्राइमरी की। फिर आ जाएगा फाई बराबर MI। क्या बात ओके है क्या? एक बार 5 मिनट 3 बार बैक टू बैक पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद M आएगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मोबाइल मोबाइल बंद। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसके बाद फ्लक्स आएगा, उसके बाद M आएगा। M बोले तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यही तरीका है, कितने भी सवाल इसके सॉल्व हो सकते हैं। अब बताइए, B1 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या निकाल लीजिए? फ्लक्स, NBA cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं कर रहे, मतलब एक है। मैग्नेटिक फील्ड किसी लेंगे? प्राइमरी की। 2√2 म्यू नॉट I1 बटे पाई एल। आंखें खोलिए, एरिया किसका? सेकेंडरी का। आंखें खोलिए, थोड़ी बड़ी करिए, सेकेंडरी का एरिया, ये रही सेकेंडरी। कौन है ये? स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर। आंखें खोलिए, L स्क्वायर। थीटा, थीटा 0 डिग्री। थीटा में भी मजे हैं, कल एक थीटा 90 आ गया था, याद करिए। थीटा 0 क्यों? सी से क्लॉकवाइज, सी से क्रॉस, एरिया वेक्टर भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, थीटा 0। तो फ्लक्स आ गया 2√2 म्यू नॉट I1 L स्क्वायर बटे पाई एल। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। खुद करिए, 5 मिनट ज्यादा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। बढ़ो। अब बताइए, फाई आ गया, अब क्या चाहिए? फाई बराबर MI, खुद लगा दीजिए। स्टेप नंबर 3, फाई बराबर MI। सीधा आप देख सकते हैं क्या कट जाएगा? I1 कट जाएगा, तो M आ जाएगा
2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बटे पाई एल। यहां भी आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी वैसे ही आ रही है, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा। कल भी यही आई थी, देखें आप। अब याद करने में और समझने में क्या अंतर है? आपने याद कर लिया छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा, बिल्कुल सही है। कल पन्ना पलटिए, कल भी एक सवाल था एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नीट 2021, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा। बच्चा सिर्फ यही याद करके काम चल जाता है, पेपर में आ गया तो ठीक है। पर भाई इस साल जो को सवाल आया 2024 में, उन्होंने पूरा पूरा एक्सप्रेशन पूछ लिया। क्या पूछा? क्वेश्चन वही था, दो सर्कुलर कॉइल, ये दो सर्कुलर कॉइल, एक की रेडियस ए, एक की रेडियस बी, ये करंट फ्लो हो रही है, बी बहुत बड़ा है। अब आपको सीधा याद है कि m इज प्रोपोर्शनल टू, आशीष सर ने कल डिराइव करा है, छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा। तो आंसर आएगा, छोटा कौन है? ए, बड़ा कौन है? बी। पर ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन में पूरा पूरी वैल्यू लिखी हुई है और तीन ऑप्शन में ए स्क्वायर बटा बी आ रहा है, तो बच्चा परेशान। अब कौन जीतेगा? जिसको पूरा पूरा डेरिवेशन आता है। ऑप्शन में पूरी वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू। ये इस साल का 2024 का क्वेश्चन है। तो इसलिए तरीका सीखिए। हम क्या करते हैं, ये शॉर्टकट अपना लिया, 5-6 बार कॉपी पढ़ते हैं, वो याद भी हो जाता है, फिर हम डेरिवेशन देखते ही नहीं है। 2024 का आप सवाल देखोगे, उसने तीन ऑप्शन में ए स्क्वायर बाई बी दिया है। पता है ना उसको बच्चा क्या याद कर रहा है। पेपर सेटर हमसे 10-10 गुना होशियार हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम सबसे होशियार हैं। हमसे 10 गुना ज्यादा होशियार पेपर सेटर हैं। उनको पता है कि भैया यही बच्चा याद करता है, छोटे का स्क्वायर बट्टा बड़ा, तीन ऑप्शन में यही दे दिया। तो भैया अब आपको पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए। आइए फिर से करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें पूरा और वो सवाल खुद करें। ये तीन स्टेप हैं। पहला, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी प्राइमरी की, दूसरा फ्लक्स निकलेगा, तीसरा फाई बराबर एम आई। सेट करिए थोड़ा सा चीजों को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार मैं खुद एम निकाल पा रहा हूं किसी भी सिस्टम का। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं क्या? जो लेट आए वाला एक स्लाइड छोड़ दें, एक पेज, ये वाला सवाल अगले से बराबर आ जाए। इस स्टेप को हाईलाइट कर लीजिए प्लीज, बॉक्स में डाल लो। ये मैंने बॉक्स में डाला है, आप भी इसको बॉक्स में डाल लो। ये शॉर्ट नोट में भी जाएगा, शॉर्ट नोट में ये बातें भी जाती हैं। तो हर सवाल को देखा करो शॉर्ट नोट बनाते समय, कोई ऐसी बात हमने सवाल के अंदर सीखी हो वो शॉर्ट नोट डाली। जैसे ये बात शॉर्ट नोट में जाएगी, किसी भी सिस्टम का एम निकालने का तरीका, पहले फील्ड आएगी, फिर फ्लक्स आएगा, फिर फाई बराबर एम आई लगेगा। शॉर्ट नोट में केवल फॉर्मूले और केवल हेडिंग नहीं जाती, हर सवाल को भी स्कैन किया करो कि उस सवाल के दौरान कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सीख लिया जो काम का है, वो भी शॉर्ट नोट में जाएगा। एक एक सवाल को स्कैन किया करो, एक एक सवाल को देखा करो कि उस सवाल के दौरान कोई नई बात तो नहीं सीख ली जो काम की है। चलिए अब ये खुद करके देखिए, ट्राई करिए। 2024 का सवाल जेई मेन का, बिना पन्ना पलटे खुद करिए। ये बिल्कुल सही है, पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, करें क्या? ये नीट एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, नीट 2021 में आया हुआ है, पर 24 में उसने पूरा एक्सप्रेशन पूछ लिया। अब खुद करिए, देखिए मत उसको बैठकर कि सर करेंगे जब मैं लिख लूंगा, देख रहे हैं बस। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा? प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स मान सकते हैं उसके, n1 मान लें, n2 मान लें, कुछ नहीं दे रखा हो तो 1-1 मान लें। चलिए स्टेप नंबर 1 कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। बोलिए प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ, n म्यू नॉट आई बाय 2r। देखो ये तो रटा हुआ है 2r, अब इसको बदलो, n नहीं
N1, I नहीं, I1, रेडियस R नहीं, B, 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 बाहर की रेडियस B। सतर्क रहें, सतर्क रहें, बाहर की रेडियस B है। एक एक स्टेप को ओके करें, कोई जल्दबाजी नहीं। एक स्टेप किया, लाइन खींची, ओके किया, ऊपर लिखा ओरिजिनल फॉर्मूला रटा हुआ। 4 प्रश्न कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर ये इसका तरीका है। स्टेप नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप नंबर 2, पूरा वाक्य लिखो तो मजा आएगा। फ्लक्स लिंक विथ इनर कॉइल, पूरा वाक्य लिखो, जबकि मार्च अप्रैल में पढ़ोगे तो मजा आएगा। फ्लक्स लिंक विथ इनर कॉइल, जिसका दूसरा नाम है सेकेंडरी कॉइल। पूरा लिखिए, फ्लक्स लिंक विथ इनर कॉइल, अंदर वाली कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स। तो बताइए कितना आएगा। पूरा फॉर्मूला देखें, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। वापिस देखें, फ्लक्स आपका, कपड़े आपके, जूते मोजे पेन पेंसिल सब आपके, पर पैसा पिताजी का, B1 पैसा पिताजी का। N2 B1 N1 म्यू नॉट I1 बटे 2B, एरिया अंदर वाले का, एरिया बताइए अंदर वाले का, पाई ए स्क्वायर, थीटा बताइए 0। तो फ्लक्स आ जाएगा N1 N2 म्यू नॉट I1 पाई ए स्क्वायर बटे 2B। देखो चेक करो फ्लक्स अच्छे से। स्टेप नंबर 2 ओके। ये सवाल कराने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि आप क्या वो छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा याद कर लेते हो, बिल्कुल सही बात है, पर भाई उसने पूरा ऑप्शन में ही 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए, तो अगर आपको पूरा नहीं आएगा तो आप ये प्रश्न नहीं कर पाओगे। देखो मैंने पूरा लिख दिया, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा, बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन में तो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसलिए तुझे करना पड़ेगा। अब क्या लगा दें, स्टेप नंबर 3, फाई बराबर MI, I1 काट दीजिए। अब क्या 5 बार करोगे ना तो तीसरा स्टेप करना ही नहीं पड़ता, बच्चा यहीं से I1 को उड़ा देता है। ये प्रैक्टिस का खेल है, आप 5 बार कर लोगे ना, आपको पता चलेगा तीसरा स्टेप क्या करना है, यहीं से I1 चुपचाप उड़ा दो, धीरे 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 याद हो जाता है। दूसरा स्टेप सीधा लिखता है बच्चा N, और B किसका लिखेगा, प्राइमरी का। ये मेहनत का खेल है, इतना कोई परीक्षा में थोड़ा करेंगे। 5 बार करने के बाद 2 स्टेप तो खा जाता है बच्चा। सीधा स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, प्राइमरी की, और अगले स्टेप में I1 को भी उड़ा देता है। सीधा क्या आ जाएगा, M। आप करके देखो 3 बार, आप ये खुद सोचने लग जाओगे, आपका M 1 मिनट के अंदर आने लग जाएगा। पर भाई उसके लिए 3 से 5 बार सवाल देखा हुआ करा हुआ चाहिए, तब जाके होगा। देखो ये उत्तर आएगा N1 N2 म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बटे 2B। तसल्ली से मिला लीजिए। अगला फिर खुद करना है। तीन स्टेप दिमाग में बैठाओ, 1 मिनट का ब्रेक लो, 3 स्टेप दिमाग में बोलो। पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसके बाद फ्लक्स आएगा, फ्लक्स के बाद फाई बराबर MI लगेगा, अपने आप M निकल के आ जाएगा। व्हाट इज M, क्या है M, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमेशा एक पेयर का डिफाइंड होता है, ऐसा नहीं बोल सकते सोलिनॉइड का M बताओ ना, पेयर ऑफ सोलिनॉइड। ये देखिए 2 कॉइल का पेयर, इसके लिए M परिभाषित होता है। अच्छा पहले में करंट फ्लो कराएं या दूसरे में, आंसर है कि करंट किसी में फ्लो कराइए, M हमेशा किसका परिभाषित होता है, सिस्टम का। M12 बराबर M21, ये लिखा था क्या कल, एक बार और लिख लो ताकि इसमें कोई छोटा सवाल बन जाए तो आप कर सको। रेड लाइन से ऊपर लिख लो,
M12 बराबर M21, पहले में फ्लो कराओ प्रभाव दूसरे में देखो, या फिर दूसरे में फ्लो कराओ प्रभाव पहले में देखो, दोनों का उत्तर एक ही है। यस नो? क्या आगे बढ़े? अगला करने को तैयार हैं? चलिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखें, प्रश्न लगाएं, तभी काम चलेगा। टू सोलेनॉइड सिस्टम, ये दो सोलेनॉइड हैं। अब काटा कूटा चलने देना, तभी सीख पाओगे। नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, लंबाई दोनों की L, एरिया दोनों का सेम। अब स्टेप खुद करो, कटिंग हो जाएगी भाई, मेन कॉपी में करो, पेंसिल से या रफ कॉपी में पीछे मत करो, कोशिश करो ना कितना सही कर सकते हो, कोशिश करो। फील्ड करो प्राइमरी की पैदा, अब सोलेनॉइड की फील्ड आनी चाहिए, सोलेनॉइड की फील्ड आनी चाहिए, म्यू नॉट एन आई, करिए। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हैं जो सिलेबस एकदम फुल चलेगा क्लासों में, इसलिए रात को समय पे सोइए। कारण क्या, आप 1 1:30 2 बजे तक आपने पढ़ लिया, अच्छा किया, पर अगली क्लास सुबह आप क्लास में नींद ले रहे हैं, क्लास में सिर दर्द हो रहा है, क्लास आपने छोड़ दी, सब खराब हो जाएगा। बहुत डिसिप्लिन से रहिए कि सर आपने रात को पढ़ा, अच्छी बात करी भाई, पर आपने अगली दिन की 3 से 4 क्लास बेकार कर दी, उसका फिर बैकलॉग, फिर उसको समझना, फिर बेकार, वो आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे। थोड़ा डिसिप्लिन में चलो कि यार मुझे अभी 3 महीने ना बहुत फिट रहना है, समय पे सोना है, ताकि क्या मैं अगली 4 क्लासें अगले दिन की बढ़िया अटेंड कर लूं। क्लास अटेंड करूंगा तभी तो आगे का चीजें सेट होंगी। थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, अभी बहुत सिस्टमेटिक चलने का समय है। खुद करेंगे, काटा कूटा चलने देंगे, बैठेगा वो रुकेगा, बैठना नहीं है। फील्ड सोलेनॉइड की कितनी 20 बार यूज कर चुके हो आप, फील्ड एकदम याद होनी चाहिए। चल भाई अब देखता जा और चेक करना, कौन सा स्टेप तुझे नहीं आया वो बता भाई। स्टेप नंबर 1 बताओ, फील्ड किसकी, प्राइमरी की, बोलो। म्यू नॉट एन आई, ये रटा वो लिख दिया, अब इसको अपने हिसाब से बदलो। अच्छा आई नहीं, I1, अच्छा यार एन को खोल दूं क्या, हाँ खोलना, N1/L, और दिमाग लगा, देख मैंने एल पे 1 नहीं लगाया, क्यों, दोनों की लंबाई सेम है। अलर्ट रहिए, दिमाग चलाइए, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी लिख दोगे। नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, पर लंबाई L1 नहीं है, लंबाई दोनों की L है। सबसे पहले देख मैंने रटा हुआ फॉर्मूला लिखा, रटा हुआ लिखा, फिर उसको बदला अपने हिसाब से। अब बताइए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बताइए, फ्लक्स फाई बराबर NBA cos थीटा, फ्लक्स आपका खुद का, आपका कंप्यूटर, आपके जूते, आपके कपड़े, पैसा पिताजी का B1, तो N2 B1 म्यू नॉट N1/L इंटू I1। थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा को इग्नोर नहीं करें। आइए थीटा कैसे आएगा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो कर रहे हैं, ये देखिए करंट ऐसे जाएगी आगे से पीछे, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसका है बताइए, प्राइमरी का। कोशिश करिए फिजिक्स के अंदर घुसिए, करंट किसमें फ्लो करवा रहे हो, प्राइमरी में, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन पैदा करेगा, प्राइमरी। ये फील्ड किससे जुड़ रही है, सेकेंडरी से, इसका एरिया वेक्टर, इसका, ये कॉइल ऐसी है, सोलेनोइड ऐसा है, तो बताइए इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, बाहर ही तो जाएगा। अब बताओ बी और ए में एंगल कितना हुआ, 0, ये रहा सोलेनोइड।
ये सोलेनॉइड है, तो इसका एरिया वेक्टर सर मैं इधर नहीं ले सकता क्या? मन में प्रश्न आया, ले सकता है सर, इधर नहीं ले सकता, ले सकता है। पहले दिन लेक्चर में बताया था एंगल कौन सा लेना चाहिए, छोटा वाला। तो ए के साथ एंगल यहाँ 0 है और वहां 180 है, छोटा कौन सा, 0। मन में तो बैक टू बैक प्रश्न आते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं तो आने भी चाहिए। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में ऐसे ही चलता है, सर उधर नहीं ले सकता क्या? उधर ले लोगे तो 180 आएगा, इधर आएगा तो 0 आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क पड़ता है। इसलिए आपको कहा था हमेशा कौन से लेना चाहिए, छोटा, एक्यूट एंगल। तो बताइए, ये आ गया आपका म्यू नॉट n1 n2 I1 एरिया, एरिया A1 A2 या A, क्योंकि दोनों का सेम है। देखो ये आना चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, फाई बराबर एम आई। तो बताइए एम आ गया, आई काट दीजिए, म्यू नॉट n1 n2 A बटे L। आप देखो कितना छोटा सा हो गया, 5 बार करके तो देख, तो ऐसा लगे अरे सर 2 कॉइल हो, 2 स्क्वायर हो, 2 सोलेनॉइड हो, कुछ भी हो, मुझे उनका एम निकालना याद है, सूत्र भी याद होना चाहिए। म्यू नॉट n1 n2 A बटे L, ये सूत्र काम का है, ये सूत्र काम का है। m बराबर म्यू नॉट n1 n2 A बटा L। आज ELP 2-3 कराऊंगा, अभी घर जाके ELP 2-3 पे और समय बिताओ, 1 घंटा, जो फर्स्ट रन को करो, फिर ELP 4 पे आओ, 1 पे आओ, करो, इसके साथ 1-1.5 घंटा बिताओ, तो क्वेश्चन के साथ आपकी ना सेटिंग बैठेगी, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, क्या क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है। बोलिए एम क्लियर है क्या सभी का? एक बार बोल लो, 2 बार बोल लो। म्यू नॉट n1 n2 A बटे L, म्यू नॉट n1 n2 A बटे L। नीचे लिखिए रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन coefficient of self induction, relation between coefficient of self induction and mutual induction। देखिए वैसे तो सूत्र याद करना है, m बराबर रूट L1 L2, वैसे तो ये याद करना है, पर अभी समय है क्लासरूम में, लॉन्ग ईयर क्लास चलती है तो सब चीजें देख सकते हैं, रिवीजन करना होगा, वन शॉट पढ़ना होगा, तब सीधा याद करेंगे m बराबर रूट L1 L2। अभी 10 मिनट में डिराइव करके लेंगे कि कैसे आया है। अब पहले आप कहानी समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर क्या है, रट्टाबाजी हो जाएगी। आप पहले देखिए क्या आप बोल सकते हो सिचुएशन को, वो देखिए। आशीष सर हमें 2 सोलेनॉइड दिख रही हैं, एम किसके लिए डिफाइंड होता है, तेरा मेरा या पेयर का? ये देख एम मैंने लिखा बीच में और ऐसा बनाया, ये देख तीर का निशान, कितनी छोटी सी बात है। एम हमेशा पेयर के लिए परिभाषित होता है, पेयर के लिए। अकेली माता को मदर कहते हैं, अकेले पिता को फादर कहते हैं। पेरेंट एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है माता प्लस पिता, अभिभावक जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो माता प्लस पिता का कॉम्बो है, जिसे सरल भाषा में बोलते हैं पेरेंट। क्या बात सही है क्या? तो एम तेरा और मेरा नहीं है, एम सिस्टम का है। बट एल किसका होता है, एल, एल खुद का होता है, इसका एल अलग होगा और इसका एल अलग होगा। अब एल तुम्हें याद है क्या? एल सोलेनॉइड का एल निकलवाया था अपन ने, पलटो फ्राइडे या मंडे को करवाया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए। सवाल भी कराए थे, नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना कर दें, एरिया को आधा कर दें, याद करिए एल। अब पहली कॉइल का लिख रहा हूं, बताइएगा पहली कॉइल का, म्यू नॉट एन नहीं N1 एल एल ए ए,
L पर 1 नहीं आया, A पर 1 नहीं आया, क्यों? सेम है। दूसरी कॉइल का लिख रहा हूं, कम ऑन बताइए, L2 म्यू नॉट N2 स्क्वायर बटे L इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई कर दिया, करो L1 L2 मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, रूट L1 L2 इसका म्यू नॉट N1 N2 A बटे L। आंखें खोलिए, ये कौन है? ये कौन है? देख लो, अभी डिराइव कराया था, म्यू नॉट N1 N2 A बटे L, दिस इज कॉल्ड M। तो M का एक्सप्रेशन आ गया रूट L1 L2। परीक्षा में यही चाहिए, ये बोर्ड की कॉपी के लिए है, पर 2 मिनट में समझ में आ जाता है, इसलिए बता देते हैं कि देख अब तुझे कितनी बातें समझ में आ रही हैं। L पहले सोलेनॉइड का होगा, L2 दूसरे का होगा, बट M सिस्टम का होगा। किसका होगा? सिस्टम का। नोट कर, नोट कर। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है, कम से कम 125 सवाल ईएमआई के कर लीजिए। टारगेट बनाइए 125 से 150 सवाल का मेरे पास जुगाड़ हो, जिसमें ईएलपी के आ जाएं 50-60 सवाल, 6 ईएलपी हैं, 60 सवाल वहां से कबाड़ लिए, एनसीईआरटी के सवाल कबाड़ लिए, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरह से कॉम्बो बनाओ कि 150 प्रश्न ईएमआई के अपने हाथ से निकल जाएं। 150 में अपनी सारी प्रोफाइल कवर हो जाती है, 20, 30, 40 सवाल से नहीं होता। M बराबर रूट L1 L2। अब एक बात आप देखें, इसने लाइंस ऑफ फोर्स 100 पैदा करी, आपने ऐसा मान लिया आइडियली कि 100 की 100 किससे जुड़ रही हैं? सेकेंडरी से, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। वो तभी जुड़ेंगी जब ये पहला सोलेनॉइड है और दूसरा सोलेनॉइड इसी पे लपेट दिया, तब तो परफेक्ट कपलिंग होगी, इसे बोलते हैं परफेक्ट कपल। परफेक्ट कपलिंग होगी। कपलिंग का मतलब क्या है बताइए? प्राइमरी ने जितना मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, 100% किससे लिंक हो रहा है? सेकेंडरी से। पर जरूरी थोड़ी ना है, अगर आप ऐसा कर दो तो अब कुछ फ्लक्स का क्या होगा? लॉस होगा। तो इसलिए m बराबर रूट L1 L2 ये आइडियल फॉर्मूला है। इन जनरल ये फॉर्मूले को हम ऐसा कर देते हैं, m बराबर k रूट L1 L2, जहां पर k क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इस केस में बताइए k की वैल्यू आप क्या मानते हैं? इस केस में 1, क्योंकि 100% कपल हो रहा है। इसमें k की वैल्यू लेस देन 1। क्या 0 भी हो सकती है क्या? हाँ, अगर आप कॉइल को ऐसा रख दो, ये देखिए, अब फ्लक्स ही लिंक नहीं होगा। सर कैसे नहीं होता फ्लक्स लिंक? थोड़ा हवा से जा रहा है सर। आजा देखना भाई, देखना, समझ ना। चल बताता हूं। सबसे पहले मुझे बता, सोलेनॉइड की फील्ड कहां होती है? एक्सिस के अलोंग। ये देख, ये प्राइमरी की फील्ड, आराम से देख तसल्ली से। बता दूसरी सोलेनॉइड कैसी है? दूसरी सोलेनॉइड कैसी है? ऐसे रखी हुई है। इसका एरिया वेक्टर बता ईमानदारी से।
इतने बच्चे बैठो, बताओ एरिया वेक्टर या तो ऊपर लोगे या मर्जी पड़े जहां लो ऊपर लो। अब देख मजा आ गया। एंगल बता। एंगल 90, तो cos 90 कितना, 0। कोई कपलिंग ही नहीं होगी, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स 2 बार आया हुआ है असर्शन रीजन में। किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन। हाँ, दूसरी बातों पे डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला आपके पास है, N1 N2 A बटे L। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी करता है, वो तो है ही। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन। बहुत अच्छी बात है ये। पहले आपको जो दिख रहा है बड़ा बड़ा पहले वो लिखिए, फिर छोटे वाले को जूम करके बताऊंगा। ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, हम यही काम में लेते हैं। ये आइडियल फॉर्मूला है, जिसे बोलते हैं 100% कपलिंग। कोशिश करिए कपलिंग को समझने की, बोलने की। कपलिंग का क्या मतलब है, धीरे बोलिए। प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, बोले तो 100 रुपया पैदा किया। अगर ये 100 का 100 सेकेंडरी से जुड़ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडियल कपलिंग। पर ऐसा हमेशा संभव नहीं है। पूरा छापिए मस्त अच्छी तरीके से। बढ़ो, नीचे वाला बड़ा करूं क्या, ऊपर लिख लिया क्या, जूम कर दूं। चलिए आगे लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जल्दी आइए। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स।
चलिए पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले रेजिस्टेंस जैसे चलते हैं। ये L1 है, ये L2 है, काफी दूर है ये। काफी दूर का मतलब क्या है वो बताता हूं। मतलब M का कोई इफेक्ट आपको लेना नहीं है, क्योंकि कारण बताइए, M भी तो आएगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे, इसका फ्लक्स पैदा होगा, इसका फ्लक्स इससे जुड़ेगा दूसरे से। काफी दूर है, इसका मतलब आपस में कोई कपलिंग नहीं है। तो बताइए इनके फॉर्मूले रेजिस्टेंस जैसे चलते हैं। बस ये शब्द बोल दोगे तो काम, याद ही नहीं करना। किसके जैसे? रेजिस्टेंस जैसे। अब खुद बताइए सीरीज में क्या आएगा? L1 प्लस L2। सिर्फ एक शब्द बोल दीजिए, सूत्र याद ही नहीं करने पड़ेंगे। किसके जैसे चलते हैं? रेजिस्टेंस के जैसे। कैपेसिटर में बताइए कैसे चलते हैं? रेजिस्टेंस से उल्टे। बस खत्म। ये याद करने का तरीका है। अब मन में आता है सर M का प्रभाव लेने से कुछ बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदल जाता है। कारण क्या है? पहले में करंट फ्लो करेगा तो उसका प्रभाव दूसरे में आएगा, वही करंट दूसरे में जाएगी तो उसका प्रभाव प्राइमरी में आएगा। तो अगर M का इफेक्ट काउंट में ले लेंगे तो थोड़े से फॉर्मूले बदल जाते हैं। सिलेबस में नहीं है, पर इक्का दुक्का मॉड्यूल में या पेपर में, पुराने पेपर में आप देख सकते हैं, इसलिए मैं लिखा देता हूँ। वैसे इस पर कोई सवाल आया नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, सीधा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को। इसलिए आपको कहते हैं हम 100% एनसीईआरटी फॉलो करिए। उसका कंटेंट देखिए, डेरिवेशन कभी भी नजर मान लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए सारे आर्टिकल कवर हो गए क्या, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 घंटे बैठकर सारे अनसॉल्व सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चलेगा अच्छा मेरे सारे प्रश्न हो गए, इसका मतलब मैंने सारा कंटेंट कवर कर लिया। सब कॉन्फिडेंस का खेल है। हमें भी पता है वो सारे सवाल बन जाएंगे, हम ही तो पढ़ा रहे हैं, नोट्स हम ही बनवा रहे हैं, हमने एनसीईआरटी भी देख रखी है, तो मैं तो पता है क्या कॉपी पढ़ने से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। पर ये कहने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप खुद करोगे, तब काम होगा। चलिए अब अगर M को काउंट करें तो, M का इफेक्ट काउंट करें तो ऐसे लिख लीजिए, नॉलेज बूस्टर है, कोई इसमें सवाल आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए इसमें भी बड़े पंगे हैं। क्या पंगे हैं? थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा इसलिए समझा रहा हूं भाई। सीरीज भी 2 तरह के होंगे, अब आप देखना। नई चीज है इसलिए बताना चाहता हूं, बाकी तो पेपर में नहीं आया है, पर समझना अच्छा है इसलिए बता रहा हूं। ये देखिए, अब सुनना, पेन पेंसिल छोड़ो, सिर्फ देखो। है दोनों ये सीरीज। आपको पता नहीं, अनशंट आपने डिजाइन बना दी सुबह सुबह।
सीरीज की एक ही पहचान होती है जो कक्षा 10वीं से आपको पढ़ाई गई है, 7-8 साल हो गए इस बात को, पर एक ही बात है वो, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है, करंट हमेशा सेम रहती है। आप देखो करंट सेम है, जो इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा, ये आई आया, ये आई आया, ये आई आया, ये आई, ये आई, ये देखिए सीरीज की पहचान यही है। चाहे आप इंडक्टर पढ़ लो, चाहे रेजिस्टेंस पढ़ लो, चाहे कैपेसिटर पढ़ लो, ये बेसिक पहचान है। पर फिर भी दोनों का उत्तर अलग है। अब लगेगा इसमें ईएमआई का फंडा, वो देखिए, इसमें जब आप करंट फ्लो कराओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा हो रहा है मान लो, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही पैदा हो रहा है, जबकि इसमें देखना आप मजा आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप आगे मानोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पीछे मानोगे। क्यों, देखो ना आप खुद, इसमें करंट आगे है, इस सोलेनोइड में करंट पीछे है। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे मानोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मानोगे, अगर इसका ऐसे मान रहे हो तो इसका ऐसे मानोगे, जबकि यहां दोनों का सेम है। देखिए ध्यान से, है दोनों सीरीज, पर भाई ये क्या नाटक किया है, देखो आप, ये नाटक करने से जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो अपोजिट है, यहां दोनों के फ्लक्स ऐड हो रहे हैं, तो यहां एल इक्विवेलेंट आता है L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये इफेक्ट आता है m का, और यहां इफेक्ट आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m। ना पेपर में आया है ना एनसीईआरटी में है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही आपको बातें समझाना था कि यार देख, सीरीज में होने के बाद भी उत्तर अलग अलग है, कारण देख कितना मस्त अरेंजमेंट है सीरीज, सीरीज में आई सेम होता है, परंतु इसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग दिशा में है, तो एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, अगर एम का इफेक्ट काउंट नहीं करो, बताओ एम को जीरो कर दो, आंसर बोलो L1 प्लस L2, आंसर बोलो L1 प्लस L2। अगर एम का इफेक्ट काउंट करोगे तो दिक्कत है, और नहीं करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। यहां जरूर एनसीईआरटी लिखकर काट दीजिएगा, नहीं है ये जबरदस्ती शॉर्ट नोट में नहीं ले जाएं, इतनी समझदारी रखें। शॉर्ट नोट में आप कॉपी का जिरोक्स मार देते हो, छोटा छोटा लिख दिया सर ये मेरे शॉर्ट नोट, छोटा छोटा पूरी कॉपी छाप दी। थोड़ा अलर्ट होके बनाइए, जब हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका परीक्षा से कोई लेन देन नहीं है, बस सीख लिया, थोड़ा सा बात अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हाँ यार सीरीज में होने के बावजूद भी उत्तर अलग अलग है, कारण है एक में सपोर्ट कर रहा है फ्लक्स और एक में अपोज कर रहा है। बताइए, पन्ना पलटो, जहां से म्यूचुअल की हेडिंग डाली थी वो खोल लो। अब मैं आपको शॉर्ट नोट बनाना सिखाता हूँ, देख सारा रिवीजन भी होगा और क्या क्या बातें म्यूचुअल में लिखनी है वो सारी बताता हूँ, जिससे तुम सीखो। तुम कुछ मत लिखना, तुम कॉपी खोल के रखो, बस म्यूचुअल की जहां हेडिंग है वहां से खोल के रखो। मुझे एक एक पॉइंट में बताता जाता हूँ, रिवीजन भी होगा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब सीखो। जहां से म्यूचुअल इंडक्शन की हेडिंग है उसको खोलो। चलो, अब लिखना मत, पहले तुम सिर्फ कॉपी खोलो और वहां से मैं एक एक पॉइंट उठाता जा रहा हूं, जो जो काम का है, कैसे बनाने होते हैं वो आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नोट्स खोल लिए क्या? हेडिंग खोल लो म्यूचुअल की, म्यूचुअल की। भाई को हेडिंग ही नहीं मिल रही, लाला इतने प्यारे हैं दुलारे, दिख के कहां खोल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन।
हाँ ये खोल लेना पन्ना, यूं क्या कर रहा है, म्यूचुअल। बोलिए क्या मिला क्या। अब देखते जाना, पूरा रिवाइज करा रहा हूं 10 मिनट में पूरी कहानी। अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा कैसा लिखना होता है। आपको चित्र भी थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं नोट्स में। ये देखिए दो कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें करंट फ्लो कराई I1, प्राइमरी की करंट I1, ये कौन सेकेंडरी। फिर चित्र जरूरी होता है, आप सिर्फ फॉर्मूले छाप दोगे तो भी मजा नहीं है। चित्र कितने मिनिमम चाहिए वो देखिए। ये आपने बनाई, करंट फ्लो होते ही इसने क्या पैदा करी, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे जाके जुड़ी, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन। लिखते समय बोला कि करंट बढ़ाऊंगा तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अब बताइए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट। पहला फॉर्मूला आ गया, φ2 बराबर mi1, देखो मिल जाएगा। देखते जाओ, हल्का सा टिक लगा दो कोने में। शॉर्ट नोट बनाते समय भी क्या लेते, एक पेंसिल लेके रखा करो, ये बात लिख ली, टिक लगा दिया। φ2 बराबर mi1, अभी लिखना नहीं है, नोट्स में बने रहो। φ2 बराबर mi1 दिख गया क्या। फिर इसी के नीचे लिखा पहला पॉइंट कि अगर हम प्राइमरी में करंट को क्या करें, चेंज। देखो मिलेगा एक एनसीईआरटी का सवाल, करंट को चेंज किया कितना, डेल्टा I1, तो सेकेंडरी में फ्लक्स में भी क्या हुआ, चेंज हुआ, कितना, डेल्टा फाई। अब आप पता है सीधा फॉर्मूला लिख दोगे तो गलत है, आपको उसके बारे में शब्दों में लिखना आना चाहिए। जब पढ़ो तो एक बार में समझ में आए, हाँ प्राइमरी में करंट चेंज किया डेल्टा I1, तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ डेल्टा फाई, वही फॉर्मूला है, बस फाई की जगह डेल्टा फाई, आई की जगह डेल्टा आई। यही कोने में लिख दिया एनसीईआरटी, देखो मैंने वहां भी लिखवाया है, एनसीईआरटी में कंसोल्ट सवाल है। देख क्या दूसरा कॉन्सेप्ट कम हो गया तैयार। आगे चल, आगे चल, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फैराडे के लॉ से फॉर्मूला आया था, E बराबर, E नहीं E2 माइनस M di1 बाय dt। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। ये देख, क्या पहला पेज पूरा तैयार हो गया। अब हर सवाल को भी स्कैन करो कि उसमें कुछ नई बात हो तो लिखेंगे। चल पहले सवाल को देख, पहला सवाल देख, कुछ भी नया नहीं था पहले सवाल में। आई दे रखा था, आई का डिफरेंशिएशन किया था, उत्तर आ गया था -m I0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, देख लो। दूसरा सवाल था मैक्सिमम वैल्यू पूछो, m I0 ओमेगा, जिसका आंसर आया था 5 पाई वोल्ट। दोनों में कुछ नया नहीं था, लिखना नहीं है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। फिर अपन ने एक सवाल किया एनसीईआरटी का, उसके अंदर डेल्टा फाई बराबर m डेल्टा ई लिखा हुआ है, जो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं जरूरत है इसको शॉर्ट में लाने की। उसके आगे चलिए, उसके आगे चलिए। अब क्या आया, सर्कुलर कॉइल वाला सिस्टम दिखा, वो अपन को लिखना चाहिए क्योंकि वो फेमस है। दो कॉइल बनाई, एक रेडियस ए, एक का रेडियस बी। ट्रिक लिखी, छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, छोटे का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे बी। पर आज आपने हमारी आंखें भी खोली, जेई मेन 2024 में एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब मुझे एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब मुझे यहां 3 स्टेप लिखने चाहिए। स्टेप नंबर 1 आज मैंने लिखा है, तो बताओ, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। स्टेप नंबर 2, फ्लक्स किससे लिंक होगा, सेकेंडरी से, बराबर नंबर ऑफ टर्न खुद के, मोबाइल लैपटॉप खुद का, परंतु पैसा पापा का। स्टेप नंबर 3, फाई बराबर MI। ये देखिए, ये 3 स्टेप यहां लिखने चाहिए शॉर्ट नोट में। अब आपको यही M देखो मैं कितना जल्दी डिराइव कर सकता हूं, जब आपको पता चल गया कि एक्सप्रेशन आया हुआ है, तो अब देखो कैसे डिराइव करते हैं। फाई बराबर आपने लिखा NBA cos थीटा, एन खुद के, एरिया खुद का, फील्ड प्राइमरी। अब देखना एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएगा, N2 B1 मैग्नेटिक फील्ड, बायो सावर्ट लॉ, सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, एन म्यू नॉट आई बटे 2r, r नहीं b, बाहर की रेडियस b, इनटू एरिया अंदर का, पाई a स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें क्या जीरो पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कारण तुम्हें पता है उत्तर तो आ ही रहा है, इसका मतलब थीटा 90 नहीं है।
तुम जबरदस्ती क्यों दिमाग लगा रहे हो? 90 आएगा या 0 आएगा या 180 आएगा? जब तुम्हें पता है इसका उत्तर आ रहा है, इसका मतलब 90 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 90 आ गया तो उत्तर 0 हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस से एकदम अटैक करो कि अरे यार थीटा 90 तो होएगा नहीं, थीटा की बात ही मत करो यार, क्योंकि इसका तो आंसर मुझे पता है, इसका आंसर तो आता ही है, छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा। हम तो एक्सप्रेशन चाह रहे हैं। फिर I1 भी चुपके से काट दिया। अब देख सीधा आ गया m का फॉर्मूला, सीधा आ गया, बोल n1 n2 म्यू नॉट पाई a स्क्वायर बटे 2b। देख जो काम 10 मिनट लगे थे आपने अच्छे से समझा, आप उसको 40 सेकंड में बढ़िया तैयार कर सकते हो। देखिए पॉइंट आ गया, बोला देख सवाल कवर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, नीट का सवाल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, जेई मेन 2024 में आया है, काम का सवाल था, कॉपी में जाना चाहिए था। सी पॉइंट, पन्ना पलट। अगला कौन सा सवाल था? वो तो लेंस लॉ का सवाल था जो बीच में कराया, वो काम का नहीं है, शॉर्ट नोट में नहीं है। आगे आइए, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, वो भी कोई शॉर्ट नोट में डालने लायक नहीं है, स्टेप लिख लिया। फिर कॉइल वाला आ गया, फिर आया डी पॉइंट, याद करिए, दो सोलेनोइड का एम, दो सोलेनोइड का एम, वो अपन को याद होना चाहिए। बोलो म्यू नॉट n1 n2 a बटे l, ये याद होना चाहिए। फिर m और l1 l2 में संबंध, m बराबर k रूट l1 l2। फिर एक बात और लिखी थी आपने, m डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये देख पूरा 15 मिनट में चैप्टर तैयार, इसको 3 बार पढ़ लो, आपको म्यूचुअल इंडक्शन में मजा आ जाएगा। सेल्फ इंडक्शन ऐसा लिखो, एक स्लाइड में सारी पॉइंट्स आ गए, एक एक सवाल आपने स्कैन कर लिया कि काम का है तो लिखूं, काम का है तो लिखूंगा। फिर और बात लिख दी, डी पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इसमें फॉर्मूला ही नहीं छापूंगा, पता है क्या शब्द लिखूंगा? रेजिस्टेंस जैसे, ना चित्र बनाऊंगा ना फॉर्मूले लिखूंगा, रेजिस्टेंस जैसे फॉर्मूले चलते हैं, दैट्स इट। ये हो गया। +2m -2m लिखूंगा ही नहीं, जब आपने लिख दिया कि काम का ही नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं आया, कभी परीक्षा में नहीं आया, लिखूंगा ही नहीं, क्यों ले जाऊं जबरदस्ती। ये बन गए आप, देखिए एकदम सिस्टमेटिक, सारे सवाल भी हो गए, सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए, सब कुछ आ गए। बनाइए ऐसे, आपने अगर बना लिए ना, पूरा फिजिक्स 8-8 10-10 बार रिवाइज करके जाओगे पेपर से पहले, 8-8 बार। ये देखिए पढ़ाने में 2 लेक्चर लग गए, 10 मिनट में वो तैयार हो गया। पूरा ईएमआई 4 पेज में तैयार, लो सर 15 मिनट में पूरा ईएमआई तैयार कर लिया। और एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है। कॉपी में तो क्या होता है, हमेशा ऐसा लगता है यार पूरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, यार कुछ रह गया होगा, यार 6 कॉपी में पता नहीं यार कुछ रह गया होगा, कुछ मिसिंग है, देखते रहते हैं, एक एंजाइटी रहती है। शॉर्ट नोट जब पूरे बन जाते हैं, आपने 4 बार पढ़ लिए, हाँ यार एकदम पूरे सारे कॉन्सेप्ट तो अपने देखे हुए हैं। कॉपी में हमेशा ऐसा लगता है अधूरापन सा, यार कुछ हो सकता है यार रह गया होगा, एक बार और पढ़ने पलट लो। ये स्थिति आती है अप्रैल के लास्ट 15 दिन में, 6 कॉपी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, यार एक बार और देख लेता हूँ यार कुछ रह तो नहीं गया। और 5-5 बार शॉर्ट नोट पढ़ने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से एक कंप्लीटनेस, हाँ यार बातें सारी मैंने कवर कर ली हैं। समझिए, थोड़ा इधर उधर टाइम पास कम करिए, सिस्टमेटिक होइए। चलिए ईएलपी की तरफ आते हैं। आइए ईएलपी नंबर सबसे पहले 2 और 3 करते हैं। ईएलपी नंबर 1 में कुछ करेक्शंस हैं, वो मैंने 3 करेक्शन जो हैं कल मैंने हाथ से सॉल्व करके टेलीग्राम पे डाल दिए, क्योंकि बच्चे काफी कह रहे थे कि सर कुछ आंसर नहीं आ रहे, तो मैंने ईएलपी 1 के करेक्शन करके वहां सॉल्व कर दिए, अभी आपको बता भी दूंगा। पहले आओ ईएलपी नंबर 2 में। ईएलपी 2 में ये पता है, ये आपको हम हर टॉपिक के दे सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं बनाओगे, तब तक उसका कोई यूज नहीं है। खुद बनाओ नोट से। चलिए ईएलपी नंबर 2 पे आएंगे सभी लोग, आइए फटाफट ईएलपी नंबर 2 खोलिए। पहला बताइए, 90 डिग्री घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को पता है? 180 डिग्री घूमने पर आता है 2 एनबीए, 90 पर सिर्फ एनबीए। याद करिए, ये चीजें धीरे धीरे याद हो,
180 डिग्री घूमने पर आता है 2 NBA। एनसीईआरटी का सवाल है। 90 डिग्री घूमने पर आता है NBA। वहां लिख दो। नीट नीट में आया हुआ सवाल है, अभी लेटेस्ट 2022-23 में ही आया है, 90 डिग्री घूमना। दूसरा बताओ, इंडक्टर किस रूप में एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड में। तीसरा बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस आते ही बताओ, E बराबर क्या लगाना है? -L DI/dt। वहां कोने में लिख लो, फॉर्मूले लिखे रहेंगे, घर जाके अटेम्प्ट करते जाना, किसी के करेक्शन आ तो बताइएगा। चौथा करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 48 एम्पियर पर मिनट। पता है क्या दे रखा है? DI/dt। पर एम्पियर पर मिनट है तो सेकंड में करना है। तो क्या होता है, कभी लगता है यार 60 से मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं डिवाइड। मत कंफ्यूज हो। तो एक बात मान, जहां मिनट लिखा हुआ है वहां 60 सेकंड लिखना है बस। मल्टीप्लाई डिवाइड के उलझन में मत पड़। केवल एक बात, जहां मिनट है वहां 60 सेकंड आना चाहिए। कहां है मिनट? नीचे। तो नीचे मिनट की जगह 60 सेकंड। क्यों उलझते हो? परीक्षा में ऐसा लगता है यार मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, मिनट ऊपर है नीचे ना। एक सरल वाक्य, जहां भी मिनट आएगा उस मिनट की जगह 60 सेकंड लिखने के लिए मैं एलिजिबल हूं। खत्म। 12 14 48 12 पंजे 60, 0.8 एम्पियर पर सेकंड। ये देखिए चौथे सवाल में आंसर किसी का गड़बड़ आ रहा हो तो प्लीज हाथ खड़ा करिएगा। पांचवा मोस्ट पॉपुलर सवाल, बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा कब? जब कांटेक्ट को ब्रोक किया जाता है। आइए छठा सवाल, भाई साहब इंडक्टर पैरेलल में है। पैरेलल में बताओ फॉर्मूला, 1/L = 1/L1 + 1/L2। दोनों L हैं, 1/L + 1/L। आंसर L/2। सवाल में भी बहुत शब्दों में मजा है। अगर खेलें तो वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये क्या मतलब है वेल सेपरेटेड? मतलब आपको एम का इफेक्ट काउंट नहीं करना है, एम का प्रभाव काउंट नहीं करना। क्या? तेज बोल बेटा, हाथ खड़ा करके। कौन है रे? हाँ, पहले देख ईएलपी नंबर बोल सबसे पहले। ईएलपी नंबर 2, फिर सवाल नंबर बोल 7वां, फिर बता। अभी 7वें में आए कहां बालक? अभी तो छठे में आए, 7वां आएंगे ना, तब अपन को हाथ खड़ा करना है। अब जैसे तू ईएलपी नंबर 3 के 5वें पे हाथ खड़ा कर देना, ईएलपी 3 का 5वें पे हाथ खड़ा करना है। ईएलपी 3 में जब 4 सवाल तक आ गए हो तब। आ रहा है तो समझ में? चलो, छठे का आंसर आ गया L/2। 7वां, अब 7वें की यूनिट बड़ी जबरदस्त है भाई। जनरली क्या होता है, हमें एल की यूनिट याद होती है हेनरी। आप ऑप्शन देख लो भाई, हेनरी तो दिख ही नहीं रहा। तो भाई देख कितना अच्छा खेलना है, ये होशियारी होती है। E बराबर LDI/E की बता, वोल्ट, L पता नहीं, करंट की बता, एम्पियर, समय की बता, सेकंड को यहां भेज, वोल्ट सेकंड बटे, देख लो कौन सा ऑप्शन। करेक्शन कर लो। सही है भाई, तो सही कर ले अपने ईएलपी में। वो क्या अलग अलग ईएलपी छपी है, सबकी अलग अलग है, तो उसकी ईएलपी में अलग होगा। अपन को ऐसे किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी है। ये भी तुझे नहीं आता क्या, गधा है? बेटा तेरी तेरी ईएलपी में गलत छपा हुआ होगा, प्लीज उसे सही कर ले। हाँ, क्योंकि देखो अभी क्या है, ये 4-5 महीने है ना, अभी हमने सब पे डांट पे रोक लगा दी है कि भैया 1 दिसंबर से मई के पहले सप्ताह तक सभी अध्यापकों को कह दिया गया है कि भैया अभी कोई डांट डपट नहीं करनी, बिल्कुल प्यार से पुचकार के, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। अभी डांट दिया ना तो दिक्कत हो जाती है यार, कि बच्चा फिर सोचता रहे यार मुझे सर ने ऐसा बोल दिया। बिल्कुल डांट डपट पे रोक, बिल्कुल प्यार से आप सर सवाल पूछे, हाँ बेटा एक और बार समझ के जा, तो बच्चा खुश, हाँ यार सर सही बता रहे हैं यार। ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें होती है ना। 7वां, चलिए 7वां हो गया। 8वां देखो, स्टेट कंडक्टर का क्या होगा? पहले सोचो, स्टेट कंडक्टर में आप करंट फ्लो कर रहे हो,
यार एल डिफाइंड कैसे होता है? एल डिफाइंड होता है फाई बाय आई। फाई कैसे डिफाइंड होता है? एनबीए। किसी एरिया से फ्लक्स जुड़ेगा तभी तो होगा। इसके लिए कोई एरिया है ही नहीं। कॉइल होती एरिया होता, सोलेनॉइड होता एरिया होता। ये सोलेनॉइड है, इसका एरिया है। स्ट्रेट कंडक्टर का एरिया बाउंडेड जीरो है। एरिया बाउंडेड जीरो है तो फ्लक्स जीरो। फ्लक्स जीरो तो एल भी जीरो। अच्छा छोटा सवाल है तो वहां लिख लीजिए, यहीं पूछ लो। अगर मैं आपसे पूछता इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो सोचो करंट कैरिंग का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, भूल गए, निया। निया एन आई। वहां भी आ रहा है ए, एरिया ऑफ लूप, यहां कोई लूप, तो वहां एक बात और लिखो, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होता है। तो इतने अच्छे से ईएलपी करनी है और क्या, मैं तो खोलता ही नहीं हूं तो गलती करता है ना फिर। इतने अच्छे से ईएलपी कर, एक एक सवाल बिल्कुल तरीके से, तब मजा आएगा। उसके आजू बाजू भी खेल। स्टेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होता है। एक के साथ एक फ्री कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी, उसमें ऐसे ही चलता है ऑफ, एक के साथ एक। चलिए आगे बढ़े क्या? नमा, भाई साहब नमा तो जबरदस्ती है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई कहना चाहता क्या है। नमा सर, इसलिए तो मैं ईएलपी पढ़ता ही नहीं हूं, पता ही नहीं चलता मुझे सवाल कहना क्या चाहता है। नमा देखिए वो यस सर और कह रही है कि हाँ सर मैं भी नहीं पढ़ती। चलिए आगे आइए देखें। नमा, when the current through a solenoid increases at a constant rate। यार इंक्रीज भी आ रहा है कांस्टेंट भी आ रहा है, ये क्या मतलब है? सुनना, आई तो बढ़ रहा है बट करंट इंक्रीज होने की रेट ये कांस्टेंट है। उदाहरण के तौर पर डी आई बाई डी टी है 10 एम्पियर पर सेकेंड। भाषा को देखिए, करंट तो बढ़ रही है, हर एक सेकंड बाद करंट 10 बढ़ जाती है, हर एक सेकंड बाद करंट, परंतु करंट के रेट बढ़ने की कैसी है? कांस्टेंट। सभी को पता है हर एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 10। हर एक सेकंड में 10, हर एक सेकंड में, तो करंट बढ़ रही है यस, बट करंट के बढ़ने की रेट कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आई तो बढ़ रहा है बट डी आई बाई डी टी कांस्टेंट है, पहली बात। अब बताओ आई बढ़ रहा है तो क्या एल आएगा या नहीं आएगा? ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। फैराडे लॉ, लेंज लॉ की आत्मा यही तो है कि भैया जब जब करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी। अब जरा सोच के बताना, चूंकि डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट ही रहेगा। बता हाँ या ना? क्योंकि डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट तो ईएमएफ भी कांस्टेंट, और इसकी जो दिशा होगी वो अपोजिट होगी या सेम होगी? अपोजिट। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ रहा है। लेंज लॉ, फ्लक्स बढ़ रहा है, क्या हो रहा है भैया? फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो। कम कैसा करो? विपरीत दिशा। तो दो बातें बोलिए, क्या आंसर आएगा बताइए? द इंड्यूस करंट इज कांस्टेंट बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट। ये कौन होता है इंड्यूसिंग करंट? इंड्यूसिंग करंट कौन? इंड्यूसिंग करंट का मतलब है जो प्रभाव पैदा कर रही है, इस मेन करंट को ही इंड्यूसिंग करंट कहा जाता है। आप एक उदाहरण सुनिएगा और बताइएगा इंड्यूसिंग कौन है और इंड्यूस कौन है। ध्यान से सुनिएगा। बाबूजी आते थे 1:25 से 1:30 स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर थे, 1:30 छुट्टी होके घर पे आते थे। बाहर उनका स्कूटर का रुकना और हम टेबल पर बैठ के किताब खोल के पढ़ने बैठ जाते थे। तो अब बताइएगा इंड्यूस कौन हो रहा है? मैं। और इंड्यूसिंग कौन है? पिताजी। इंड्यूसिंग जो प्रभाव पैदा कर रहा है वो बाबूजी हैं। उनके डर से, मन से थोड़ी ना पढ़ रहे थे, डर से कि बाबूजी अभी आके चिल्लाएंगे, और इसलिए पहले स्कूटर का रुकना, आवाज का बंद होना और किताब का खुलना,
तो प्रभाव आया मेरे में, दिस इज इंडक्शन। और इंड्यूसिंग कौन है? पिताजी। यस और नो? तो उसने बोला है जो करंट होती है वो अपोजिट होती है किसके? इंड्यूसिंग के। इंड्यूसिंग मतलब मेन करंट। नहीं आ रही ऐसा समझ में? एम्स का सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसलिए डाला है ईएलपी में। 10वां बताइए, 10वां। 10वें का उत्तर आ रहा है क्या? क्या पूछा क्या उसने? एनर्जी स्टोर पूछी। अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो टी बराबर क्या लेते हैं? इनफाइनाइट। लिख लो स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में बताओ क्या करते हैं? इंडक्टर को हटाओ और कनेक्टिंग वायर लगाओ। इंडक्टर को हटाओ और कनेक्टिंग वायर लगाओ। बताओ करंट कितनी आ जाएगी? कनेक्टिंग वायर लगा दोगे तो करंट आ जाएगी 10/2। 10 वोल्ट कर लो उसको, 10 वोल्ट कर लो उसको, तो ये 5 एम्पियर हो गई। एनर्जी स्टोर बताओ। हाफ एल इसको बताओ। उत्तर आ रहा है कि करके देख लो? वहीं करके देख लो। अब बढ़िया देखो ईएलपी नंबर 2। आज घर बैठ के इसको करो, एक एक सवाल का हिंट लिख लो, एकदम बढ़िया। एक एक सवाल का हिंट लिख लो, उसमें करेक्शन कर लो। 10वें में 10 वोल्ट कर लो, 10 लिखा हो उसको 10 वोल्ट कर दो। अब देख लो कोई आंसर में करेक्शन है क्या? सबके उत्तर आ रहे हैं क्या? ईएलपी नंबर 2 देख लो। आज की डेट डाल दो, घर जाके आज ईएलपी नंबर 2 करो, 2 घंटे दो ईएमआई को बैठकर, तैयार हो जाएगा। देख लो सारे क्वेश्चन के करेक्शन, सारे क्वेश्चन के तरीके सब एकदम अच्छे से आने चाहिए। ईएलपी नंबर 3 में आजा, ईएलपी नंबर 3 में आजा। चलो ईएलपी नंबर 3 में आओ। आओ पीछे से चलो, सवाल नंबर 10 नीचे मैंने जगह छोड़वाई है, वहीं एक एक सवाल का सॉल्यूशन लिख लो छोटा छोटा, अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। वहीं लिखो, 10वें सवाल से शुरू करो, सारे करा देता हूं, अलग ही आनंद। वहीं लिखो छोटा छोटा, 10वें सवाल से पढ़ो ईएलपी नंबर 3। चलो पढ़ो एक बार, और जो जिसको आए वो मुझे बताओ। ईएलपी नंबर 3 का 10वां पढ़ो, 2 मिनट लो, खुद पढ़ो और मुझे बताओ। ट्रांसफॉर्मर शब्द छोड़ दो, आप तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो बस, ट्रांसफॉर्मर शब्द छोड़ दो। अब याद करो, एम का सूत्र था, भूल गए, अभी बताया था, देख याद करना जरूरी है। म्यू नॉट N1 N2 A बटे एम डिपेंड करता है N1 N2 के गुणा पर। N1 N2 के पहले बता, तो पहले पहले प्राइमरी में 5 और सेकेंडरी में गुणा बता 50। भाई ने बाद में क्या कर दिया, प्राइमरी में 10 सेकेंडरी में 5 गुणा बीबी। एम डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर, तो पहले प्रोडक्ट बताओ तो कितना, 5 × 10 या 10 × 5? 10 × 5। और बाद में बताओ 5 × 10। तुमने बोला वही लिखा, तुम बोलते उल्टा हो। अरे क्या पहले एन बताओ, हाँ उल्टा लिख दी। तुम बोलोगे वो लिखेंगे 10 × 5। पहले जो N1 N2 था बाद में वही N1 N2 था, तो M सेम रहेगा। तो बताओ कितना बढ़िया सवाल। अब क्या सवाल से क्लिक करता है, सूत्र की याद करने की इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। कॉपी कॉपी छोड़ो, कॉपी सिर्फ पढ़ोगे 70 75 80 नंबर पर रख के रुक जाओगे कि सर मैं तो PYQ कर रहा हूं बायो में, सिर्फ केमिस्ट्री 90 नंबर लिख ले, 90 95 से ऊपर नहीं आएंगे। सिर्फ PYQ से काम नहीं चलता, ये हटाओ दिमाग की सोच। PYQ कर रहा हूं सर मैं फिजिक्स में, लिख के रख ले 80 से 90 बस। PYQ मतलब है प्रीवियस ईयर, जो आ चुके वही थोड़ी ना आएंगे। करने जरूरी है, उससे आइडिया लगता है, पर केवल वही करने से काम, दोनों बातों में अंतर है। नहीं समझ में आ रही क्या बात? दोनों बातों में अंतर है, करने हैं पर वही नहीं करने हैं। क्या बात क्लियर है क्या? सर केवल PYQ 90 नंबर लिख ले, खुश रहे, अगले साल की बैच की डेट भी ले, फीस और बढ़ा रहे हैं 15%, तो इसलिए केवल PYQ नहीं,
एनसीईआरटी के साथ, क्लास नोट्स के साथ उसको ऐड करना है। यस और नो? चलो 10वां ओके है क्या? एम वही रहेगा। 9 पे आओ जल्दी से। 9 हो गया क्या? करंट फ्लो बताना है 2 सेकंड बाद। कल बताया था, सूत्र वहीं चिपका दो, नीचे जगह है। आई बराबर ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर आर टी बटे एल। 8वां बताओ। एट स्टडी स्टेट में बोलो टी बराबर इन्फानाइट में करंट क्या बचती है? ई बाय आर। ई बताओ। ई ई ई 10 आर 10 10 बटे 10 1। बताते जाना करेक्शन हो तो। क्या सही आंसर पता रहता है ना तो क्या गड़बड़ नहीं रहती? 10वां, 9वां, 8वां, 7वां देख आज सिखाया। बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय, कैन बी इंक्रीज, साफ है। वहीं पास में फॉर्मूला एक बार और चिपका दे, इस माने याद हो जाएगा। शर्म मत कर, एक बार वहीं फॉर्मूला लिख ले, मेरी तरफ मत देख। फॉर्मूला लिख, m बराबर n1 n2 म्यू नॉट a बटे l। बता m को बढ़ाने का तरीका, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, यस। एरिया को बढ़ा दे, यस। वाइंडिंग द कॉल्स ऑन वुडन कोर कोई मतलब ही नहीं है। क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आएगा आंसर? सेकंड। छठा बताओ। अब छठे का फॉर्मूला याद होगा तब मजा है। सर एक बार लिख दो ना बड़ा बड़ा ताकि मेरी आंखें खुले। हाँ लिख देता हूं, अभी आज याद भी किया था। एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए। वहीं चिपका दे, देख कोने में जगह छोड़िए, कोने में जगह छोड़िए, देख दिख रही है कि जगह? लिख दे लिख दे। एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर बटा एल इंटू ए। चिल्लाओ, एल किससे बढ़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, लंबाई को कम कर दो, एरिया को बढ़ा दो, मीडियम को फिल कर दो। मीडियम फिल कर दो तो भी बढ़ जाता है, क्योंकि मीडियम फिल करते हो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट हो जाता है। यहां लिख लो, मीडियम फिल करने के बाद। दिमाग पे भरोसा मत करो, लिख लो, धोखा देता है। म्यू नॉट इंटू म्यू, मुझे खुद को याद नहीं रहता इसलिए मैं लिखता रहता हूं बार बार। ये देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? नहीं भाई, करंट तो कहीं है ही नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? नहीं भाई, इनवर्स है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस सी आंसर। बहुत सही, बहुत बढ़िया, तुम ही हो बस। हाँ, बहुत याद आती रहती है। चलिए लिखे 5वां। कई तो घर जाके फिजिक्स की कॉपी तक नहीं खोलते हैं। सर मैं सिर्फ केमिस्ट्री बायो पढ़ता हूँ क्योंकि फिजिक्स में मुझे कोई आसार नंबर आने के नहीं लगते हैं। फिजिक्स को सौतेली माँ मानते हैं कि भाई अपनी असली माँ कौन? केमिस्ट्री और बायो। ऐसा नहीं है, सौतेली माँ भी बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा कहीं भी नहीं है। वो किताबों में लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए अपन को ऐसे दूर भागना नहीं है। चलो अब आओ 5वें पर। नहीं, छोटा वाला लगाएंगे तो भी तो एरिया, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा तब करेंगे ना। जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं लिखेंगे तो अभी तो छोटा बड़ा एन आएगा। छोटे एन के सूत्र में भी लिखेगा तो एरिया कहाँ आता है? ऊपर ही आता है। याद कर, एरिया ऊपर ही आता है। आगे लिखें, कौन सा सवाल? 5वां। अब 5वां बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज इस बात को समझें, स्टार लगाइए और अच्छे से इसका सॉल्यूशन लिखिए। बहुत बढ़िया सवाल है 5वां, काम का सवाल है 5वां भाइयों। अच्छा मुझे पहले 1 से 4 में बताओ कोई करेक्शन आ रहा है क्या? 1 से 4 में मैं हिंट बताऊं? पहले में बताओ, करंट चेंज हो रही है और एम दे रखा है, ये मैं पूछा है। पहले का हिंट लिख लो, ई बराबर माइनस एम डी आई बाय डी टी। लिखते जाओ,
जिसने करे हैं वो प्लीज बताना, कोई करेक्शन हो तो वही सॉल्व करूंगा। दूसरा, m दे रखा है, di/dt दे रखा है, अगेन दूसरे में भी यही लगेगा, E2 बराबर माइनस एम di/dt। तीसरा, करंट 3 एम्पीयर फ्लो हो गया, इतना हो गया, इंड्यूस ईएमएफ बताओ म्यूचुअल, तीसरे में भी वापिस यही लगेगा, E बराबर माइनस एम di/dt। प्लीज वही हिंट लिख लें ताकि जिसने नहीं किया वो आज कर ले। क्या तीनों के उत्तर आ रहे हैं, किसी ने करे हैं क्या? चौथा, चौथे में भी ये लगेगा, अरे भाई एक ही है, E2 बराबर माइनस एम di/dt। बोलिए, 4 बार ओके है क्या? चला जा भाई। पांचवा देख, पांचवा देख अच्छे से, पांचवा पढ़ो। पांचवे का आंसर सही है क्या गलत आ रहा है? सही है। इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। अब सुनना, सुनना क्या होगा, ले अब सुनो, सुनो, कंसेप्चुअल सवाल है। एक बहुत बड़ी समस्या एक बनी हुई है जो किसी ना किसी तरह बच्चे आपस में बात भी करते रहते हैं, चर्चा भी करते रहते हैं, धीरे धीरे उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ना सर, थ्योरेटिकल सवाल, अससन रीजन वाले सवाल, ये कैसे तैयार किए जाते हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल तो बढ़िया प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, ईएलपी कर लेते हैं, एनसीईआरटी के आपने वो भी शुरू कर दिया, सॉल्व अनसॉल्व सब करा देते हो, पर कहीं ना कहीं सर वो 170 165 से 180 की तरफ बढ़ने के लिए वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि उससे कोई बढ़िया अससन रीजन के सवाल बने, या एनसीईआरटी पढूं तो जिससे मेरी थ्योरी क्लियर हो, तो इसका क्या हल है? इस पे एक बड़ी चर्चा ओपन बनी रहती है। तो धीरे धीरे इसके हल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक जल्दी से इसका आपको हल लेकर आएंगे कि क्या करना है। क्योंकि बच्चे चर्चा कहते हैं थ्योरेटिकल सवाल कहां से तैयार करूं, अससन रीजन बढ़िया तैयार हो जाए, स्टेटमेंट वाले सवाल बढ़िया तैयार हो जाए, ताकि मुझे थ्योरेटिकल सवालों में दिक्कत ना आए। तो उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये बल्ब है और ये है आपका इंडक्टर। अब मुझे बताइए, आयरन रॉड डालने पर क्या होगा? आयरन रॉड डालने पर एल बढ़ जाएगा क्या? अभी बताया था, पहले एल होगा ये, बाद में एल क्या होगा? बाद में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो पहला स्टेप लिखिए, अससन रीजन का स्टेप बन सकता है ये, रॉड डालने से क्या बढ़ता है? एल। सोचिए, एल बढ़ने से उसकी अपोज करने की ताकत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अभी बताओ? इंड्यूस ईएमएफ होता है एल di/dt। अगर एल बढ़ेगा तो उसके इंड्यूस ईएमएफ की ताकत, वो ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ करेगा। कई किताबों में इस इंड्यूस ईएमएफ को बोल देते हैं बैक ईएमएफ। तो आप परेशान मत होइएगा, बैक ईएमएफ का मतलब क्या है? वो मेन ईएमएफ को क्या कर रहा है? अपोज। अब बताइए, अगर अपोजिशन ज्यादा होगा तो मेन करंट को क्या कर देगा? कम। और बल्ब में से अगर करंट कम गुजरेगी तो बल्ब की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो बहुत सिस्टमेटिक लिखिए। पहला स्टेप, आयरन रॉड डालने से एल बढ़ता है। स्टेप नंबर 2, एल के बढ़ने से इंड्यूस ईएमएफ बढ़ता है। स्टेप नंबर 3, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ा, इसका मतलब अपोजिशन बढ़ा, अपोजिशन बढ़ा तो मेन करंट को कम करेगा। ये रही मेन करंट, चित्र बना लो। इस बैक ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं। अब बताओ, अगर मेन करंट कम हो जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से ईएलपी को करिए, इसलिए इतनी तवज्जो देकर एक एक सवाल करा रहे हैं कि आप करो, आपको अलग ही आनंद आएगा। 2 और 3 कोई करेक्शन नहीं है, 100% ओके। आज घर जाके इसको निपटाइए। ईएलपी 1 में 3 करेक्शन थे, उन तीनों प्रश्नों के मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं ताकि आप उसको भी सही कर लें। आज का होमवर्क है, ईएलपी नंबर 1, 2, 3 को बिल्कुल ओके करें और ईएलपी नंबर 4 की शुरुआत करें। 4 में लिखिए, 4 में लिखिए सवाल नंबर 1 से 10। ईएलपी नंबर 4, सवाल नंबर 1 से 10। बोलिए, क्या बात ओके है?
पढ़ेगा वही बचेगा, ये बात सीधा है। कोई इसमें लाड दुलार प्यार पुचकार नहीं है। पढ़ना पड़ेगा और पावर है ये शॉर्ट नोट। ये इतना सिस्टमेटिक अगर आपने बना लिया, आपको चैप्टर एकदम सटीक दिमाग में सेट होगा, कहीं परेशानी नहीं आएगी। शॉर्ट नोट बनाते समय हर सवाल को भी स्कैन करिए, उस सवाल में कुछ बढ़िया पॉइंट मिल रहा हो तो उसको भी शॉर्ट नोट में लिखिए, हर सवाल को स्कैन करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसके आगे पढ़ाएंगे। किसकी ईएलपी है? कई तो हमारे ईएलपी लेकर नहीं आते सर, मैं लाऊंगा क्या ईएलपी सर? ये पुरानी एनसीईआरटी कोई नहीं लाएगा, नई एनसीईआरटी चाहिए कल बिल्कुल। हाँ